हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। और संडे को जो आपका एग्ज़ाम होना है यूकेपीएससी आरओ एआरओ प्री एग्ज़ाम, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। आपने जो अभी तक मेहनत की है, उस मेहनत के बदौलत आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक करेंगे, बशर्ते आपने किसी भी प्रकार की काम चोरी ना की हो। आपका सेल्फ मोटिवेशन, डेडिकेशन और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एग्जाम हॉल में बरकरार रहेगा, तो यकीन मानिए दोस्तों, बहुत आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ये एग्जाम अभी केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। आर ओ आर का जो प्री एग्जाम होगा, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है फॉर आर ओ मेंस एग्जाम। इसमें मेंस एग्जाम में आपके 3 पेपर होने हैं, जो कि पहला पेपर है जीएस का, दूसरा पेपर है ड्राफ्टिंग का और तीसरा पेपर है ऐसे यानी कि निबंध का। उन 3 पेपरों पे आपके जो प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर आपका मेरिट में स्थान तय होगा। बाकी देखिए, आपका जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम को ज़्यादा आप लोग सीरियस ना हो, घबराए ना। बहुत आसानी से कर लेंगे। 100 की जीएस आनी है, 50 का रीजनिंग आना है। लेकिन लास्ट टाइम लोअर पीसीएस की जो कट ऑफ रही थी 70% के आसपास, 105 कट ऑफ गई थी जनरल बॉयज और ओबीसी बॉयज की। तो आप लोगों को मैं बता दूं, लगभग लगभग 100+ की अप्रोच रख के इस एग्जाम में जाना। 100+ स्कोर आपको करना ही होगा स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के लिए, ये आप यकीन मानिए दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बाकी देखिए, इसके लिए टेस्ट सीरीज हमने एप्लीकेशन स्टोर पे शुरू की थी। अभी भी जिन लोगों ने नहीं लगाया, 1-2 दिन बचे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 10 जीएस के टेस्ट हैं, वो आप लगा के जाइएगा। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। करंट अफेयर्स का रिवीजन करके जाओ भाई। और साथ ही देखिए, इस पेपर के लिए आप 1-2 दिन ही रह गए हैं, बट मुझे लगा कि जो इसकी करंट अफेयर रिवीजन महाकुंभ की क्लासेस थी वो तो समाप्त हो गई, तो क्यों ना एक मॉडल पेपर आप लोगों को दिया जाए। तो आज का ये जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को मैंने प्रिपेयर किया है। मान के चलिए कि जो 100 नंबर का आपका जीएस का पोर्शन आएगा वो किस तरीके का होगा, तो उसको कहीं ना कहीं उस प्रैक्टिस को करने के लिए आज ये मॉडल पेपर एक दिया जा रहा है आपको आर ओ प्री एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है और साथ ही आपका कोई भी फीडबैक होता है, डाउट क्वेरीज होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिए, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के पास हमारा नंबर भी है। तो चलिए, सेशन को आप शुरू करेंगे। अब देखेंगे आज आर ओ एग्जाम के लिए मॉडल पेपर बोल सकते हैं या प्रैक्टिस सेट एक देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, थोड़ा इसको हम बड़ी कर लेते हैं स्क्रीन को। चलिए, करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की। पूरे 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, जीएस के, करंट अफेयर्स होंगे, उत्तराखंड जीके होगी, साथ ही आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर एवं साइंस के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, पूरे 100 नंबर का पेपर है। तो शुरू करते हैं। फटाफट आंसर मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा, नहीं तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की 125 देशों में कौन से स्थान पर रैंक रही। तो भारत की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स थी भाई, इसमें रैंकिंग रही है 111वें स्थान पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। देखिए, बहुत ही सरप्राइजिंग था कि भारत की रैंक इतनी गिर गई। पिछली बार 107वीं रैंक थी भारत की, और इस बार कहीं ना कहीं रैंक बढ़ी है और 111वीं रैंक भारत को मिला है इसमें इंडेक्स में। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। तो भारत का जो संविधान था ना, इसको किसके द्वारा अपनाया गया था। सेकंड क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था भैया संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए, कई बार क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है आपके एग्जामों में। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। तो जो हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है साइंस की लैंग्वेज में। तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही एनर्जी का विनाश हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का ना सृजन हो सकता है ना विनाश हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका दिया गया है भैया, अच्छा, एक तरफ आप सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सूची राज्य सूची का विषय है, ये तो सुमेलित है, सही है। जनगणना जो होती है केंद्र सूची या संघ सूची का विषय है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में इसका वर्णन नहीं है। ठीक है, और दल बदल विरोधी जो कानून है भैया 10वीं अनुसूची में मेंशन है, ये भी सही है। तो जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, इसके लिए फोर्थ शेड्यूल मेंशन करती है। ठीक है, चौथी अनुसूची, ना कि द्वितीय। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में सही माना जाएगा।
तो विधि का शासन जो टर्म है हमारी पॉलिटी में, उसके हिसाब से कौन से लक्षणों को इनमें सही माना जाएगा। ठीक है, तो पहला है देखिए, शक्तियों का परिसीमन, बिल्कुल सही है। विधि के समक्ष समता, बिल्कुल, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर है भाई, समता है, और ये भी सही हो जाएगा। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, तो सरकार के प्रति कोई भी जन उत्तरदायित्व नहीं है, ठीक है, जबकि उल्टा है इसका। ठीक है, जो हमारे जनता है, जनता के प्रति सरकार का उत्तरदायित्व है। और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार भी हमारे विधि के शासन में रखा जाता है, यानी कि 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक गेंद छोड़ी जाती है तो वह क्या करेगी। तो कोई स्पेस में अंतरिक्ष यान है भाई, वो चक्कर लगा रहा है और वहां से कोई बॉल अगर छोड़ दी जाती है तो वो बॉल क्या होगी। ठीक है, तो वो बॉल अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वहां पर क्या करेगी, गति करेगी। ठीक है, उसी स्पीड से वहां पर गतिमान रहेगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट चुनिए भाई। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। ठीक है, तो पहला जो कोटेशन होगा क्या होगा, गलत हो गया। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, तो दूसरा कोटेशन भी जो है गलत है यहाँ पे। तीसरा बोलता है भारत के संविधान में 9वीं 10वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये बिल्कुल सही है। तो केवल 3 इसमें सही हो जाएगा भाई, बाकी कोई भी इसमें सही नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, और साथ ही जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है ना, वो भी आपकी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, जो हमारी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत से रिलेट करती है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया किस संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो ये था 35वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष मिला था, बताइए, क्वेश्चन भी कई बार बनता है। अगला है देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं आपकी और आपने इनमें से सही कथनों को चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है भाई, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। तो ये भैया बिल्कुल सही है, भारत में केवल और केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक है केवल वही राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। जिस विदेशी नागरिक को जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थितियों में उसे वंचित नहीं किया सकता, ये भी गलत है। नागरिकता उसकी जो है नल एंड वॉइड भी हो सकती है अगर कुछ गलत करता है वो कोई विदेशी। ठीक है, तो ये 2 और 3 इसमें गलत हो जाएगा, और 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें केवल एक जो स्टेटमेंट है वो सही है इसमें। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। गैर नागरिक मतलब जो भारत के नागरिक नहीं है, उनको भी इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें आई थिंक मिस हो गया, दूसरा ऑप्शन इसमें है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, जीवन की स्वतंत्रता होना चाहिए इसमें दूसरा ऑप्शन, जीवन की स्वतंत्रता। तो चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया। तो वाक स्वतंत्रता नहीं होती, कोई भी गैर नागरिक आके यहाँ पे बोल नहीं सकता या कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकता सरकार के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ, ये गलत है। और रोजगार के मामलों में विभेद न करना, उसके लिए कोई मतलब नहीं है इसका। अंतःकरण की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता उसको दी जाती है। ठीक है, जो हमारे जीने का अधिकार है ना, वो इनको भी उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और 3 इसमें सही था, जो कि ऑप्शन 2 डिलीट हो गया, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो बताना है आपको डीपीएसपी में शामिल। ठीक है, डीपीएसपी में शामिल जो है वो बताना है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध डीपीएसपी में बताया गया है, सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये नहीं है इसमें। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, दूसरा वाला होगा, पहला वाला नहीं होगा। तो केवल 2 इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए निम्न में से कौन से परिमाणों का होना आवश्यक नहीं है। मान लीजिए किसी स्टेट में अगर हमको प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करना है, तो कौन सा परिमाण इसमें से जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो राज्य विधानसभा का विघटन। देखिए, अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा ना भाई, तो राज्य विधानसभा का विघटन जरूरी नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कई बार आपने सुना होगा कि जो लोकतंत्र है, जो संवैधानिक लोकतंत्र होता है राज्यों में, उसका अगर देखिए वहां पे कुछ गलत हो रहा है उसमें,
तो उसी आधार पर राष्ट्रपति शासन अप्लाई होता है। बट राज्य विधानसभा का विघटन करना इसमें आवश्यक नहीं है। इसके साथ साथ भी राज्य विधानसभा को बिना विघटित किए हुए भी राष्ट्रपति शासन या की उद्घोषणा हो सकती है। एंड सेकंड देखिए, इसमें राज्य की मंत्रिपरिषद को हटाए जाना, तो मंत्रिपरिषद को हटाया जाएगा भाई इसमें, ये तो है। ठीक है, मंत्रिपरिषद को इसमें हटाया जाता है। स्थानीय निकायों का विघटन भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 1 और 3 इसमें आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, स्थानीय निकायों को विघटन का कोई मतलब ही नहीं होता प्रेसिडेंशियल रूल में। और स्थानीय निकाय निकाय यानी कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, इनमें जो चल रहा है चलने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। पंचायती राज किन त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो पंचायती राज के अंतर्गत शामिल किया गया है आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ग्राम पंचायत होती है, फिर हमारे पंचायत समिति होती है ब्लॉक, फिर हमारा जिला पंचायत होता है, जिला परिषद होता है। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाएगा, तो भैया इनमें से कौन होता है जो कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो भी संस्तुति दी गई है उसको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, तो ये रखता है भारत के राष्ट्रपति रखते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता जो आयोग बनाया गया था, ये संथानम समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए मुझे। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो देखिए वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा, यानी कि जो हमारा पंचक्कियां होती है ना, पंचक्कियां आपने देखा होगा, पंचक्की होती है, तो पंचक्की जब बिजली बनाती है तो किस प्रकार से वायु जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा किस में हमारी रूपांतरित होती है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो पवन ऊर्जा का रूपांतरण होता है, देखिए हमारी जो ब्लेड है, ब्लेड घूमती है, और ब्लेड घूमने से हमारा क्या होता है, गतिज ऊर्जा पैदा होती है ना, तो गतिज ऊर्जा जो हमारी है फिर उसमें ऊर्जा पैदा करती है, यानी कि ऑप्शन ही हो जाएगा इसका, गतिज ऊर्जा। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, ठीक है, पलायन वेग आपने पढ़ा होगा, आई थिंक हाई स्कूल और 12th में है ये, साइंस में। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है अगर इस वेग से किसी पिंड को फेंका जाए तो वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो जाता है, यानी कि अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है। एंड पृथ्वी पे जो पलायन वेग है वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना पलायन वेग होना चाहिए भाई, तभी कोई पिंड पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा सकता है। संविधान की पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था पूछ रहा है। तो पांडुलेखन जो समिति बनाई गई थी संविधान की, इसमें आपको मिलेंगे मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी भी थे, ए के अय्यर जी भी थे, जवाहरलाल नेहरू का इससे कोई भी संबंध नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी। तो ब्रिटिश संविधान से हमने जो विशेषताएं भारत के संविधान में ली है, उनमें भैया हमारा सबसे पहला कानून का शासन तो नहीं है। ठीक है, कानून का शासन नहीं है इसमें। विधि निर्माण प्रक्रिया हमने ली है, ये बिल्कुल सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी बिल्कुल सही है। जुडिशरी जो है बिल्कुल अलग होती है हमारी कार्यपालिका और आपका जो विधायिका है उससे। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था भी हमने लिया हुआ है यहाँ से, यानी कि 2 3 4 हमने लिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा श्यानता निम्न में से किसकी हो गई, दिए गए विकल्पों में अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा हमारी विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी बोलते हैं ना श्यानता को, तो द्रवों का एक गुण होता है श्यानता, और सबसे ज्यादा इनमें देखा जाए तो जल तो पतला होता है, वायु भी हवा पतली होती है, खून उतना गाढ़ा नहीं होता है। जो पदार्थ जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, लिक्विड पदार्थ, उसकी श्यानता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो शहद की श्यानता सबसे ज्यादा होगी दिए गए विकल्पों में। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है, तो ह्यूमन बॉडी का देखिए नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर बात करें दोस्तों फारेनहाइट में, तो फारेनहाइट में ये होता है 98.4 फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, वहीं मैं सेंटीग्रेड में सेंटीग्रेड में बात करता हूँ तो ये होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी अमूमन 37 भी दे देता है, लगभग लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का ताप। ध्यान, ये दोनों पॉइंट याद रखना। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, तो आपने कई बार सुना होगा भैया, एक से एक ऐड आते हैं भारत के टीवियों में और अलग अलग जगहों पे, देश का नमक, ऐसा नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीकृत जो लवण होता है उसमें रहता है, लवण मतलब सॉल्ट, पोटेशियम आयोडाइड रहता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, पोटेशियम आयोडाइड। अगला है देखिए, नेत्रदान में नेत्रदाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है।
तो जैसे आई डोनेट करते हैं तो उसमें आंख का कौन सा हिस्सा दिया जाता है, तो ये होता है भैया दृष्टि पटल। ठीक है, दृष्टि पटल को कहा जाता है हमारा कॉर्निया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्निया दिया जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। इटाई इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तता से होता है? तो देखिए यहाँ पर देखिए इटाई इटाई, मिनी माता, ब्लू बेबी सिंड्रोम, बहुत से ऐसे डिजीज होते हैं जो कि आपके कुछ पदार्थों के पॉल्यूशन से होते हैं। तो इटाई इटाई दोस्तों किसके मतलब ये बोल सकते हैं कि जो टॉक्सिक होता है इसके लिए, वो पदार्थ होता है कौन सा, कैडमियम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैडमियम की विषाक्तता से होता है इटाई इटाई रोग। पारे की विषाक्तता से होता है मिनी माता। ठीक है, मिनी माता, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बताना है आपने से कौन सा इनमें से गलत है। 261 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, सही है। 78 एडी में शक संवत की शुरुआत हुई थी, सही है। 622 एडी में मुस्लिम युग की शुरुआत, हिजरी हिजरी संवत संवत जिसको कहा जाता है वो सही शुरू हुआ था, सही है। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु, गलत है भाई। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 एडी में, ठीक है, नॉट 0709 में। 1707 में मृत्यु हुई थी औरंगजेब की। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। ठीक है, और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ का। ठीक है, धन की निकासी सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया था। पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। इनमें से कौन सा मेल सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है अलग अलग जो हमारे रेलवे के जो अलग अलग पॉइंट है वो दिए गए हैं। सेंट्रल रेलवे मुंबई है, बिल्कुल सही है। वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट है, सही है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ठीक है, ये प्रयागराज नहीं है भाई। साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता, ये सही है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे आपका, आपको कमेंट में बताना है कि ये किस स्थल पर स्थापित है। ठीक है, बताइए। जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करेंगे ताकि आप भी थोड़ा, आपको भी काम देना आवश्यक है ताकि आप लोग भी चेक करें। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? सबसे कम जनसंख्या घनत्व था 2011 में आपका अरुणाचल प्रदेश का, दिए गए विकल्पों में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था वो था बिहार। बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होगा 2011 की जनगणना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो फ्लाई ऐश का मतलब उड़ने वाला, ऐश मतलब राख, यानी कि वायुमंडल में धुएं जो मौजूद है, हमारे वातावरण में जो मौजूद राख होती है, ये किसके द्वारा होगा? तो फ्लाई ऐश सबसे ज्यादा होता है हमारा थर्मल जो संयंत्र होता है। ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र जिनको कहा जाता है, थर्मल रिएक्टर, जहां पर कोयले होता है ना वहां पे ईंधन के रूप में प्रयुक्त है, तो वहां से जो है थर्मल प्लांट से सबसे ज्यादा फ्लाई ऐश निकलता है। और ये जो हमारे नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, एटॉमिक रिएक्टर, वहां से रेडिएशन का खतरा रहता है हमेशा। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं था? तो राष्ट्रवाद के जो हमारे उल्लेखनीय उग्र जो नेता कहलाते हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म है बाल, पाल और लाल। ये थे हमारे उग्र नेता, गरम दल के नेता भी कहा जाता है इनको। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। बाल, बाल, पाल। तो देखिए तीनों ऑप्शन में है, तो बच गया हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे हमारे, ये उग्र राष्ट्रवाद के नेताओं में नहीं थे। ठीक है, ये नरम दल के नेताओं में थे। कृषि लागत एवं कीमत आयोग राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। वर्तमान में देखिए दोस्तों 22+1 गेहूं भी रखा गया है इसमें, लगभग 23 फसलों पर एमएसपी देती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या, इसके तहत जो निकाय है हमारा कृषि लागत एवं कीमत आयोग जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा 23 फसलों पर दिया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर वर्तमान में। अब मुझे आप ये बताइए, कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी? पिछले कई एग्जामों में पूछा गया है। भारत के निम्नलिखित कौन से स्थानों पर, माफ कीजिएगा, भारत के निम्नलिखित स्थानों हट्टी, कोलार, रामगिरी में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हट्टी, कोलार और रामगिरी में देखिए दोस्तों बहुत कनेक्ट करने के लिए आसान हो गया। कोलार गोल्ड फील्ड आपने सुना भी होगा, जिस पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूवी बनी थी जिसका नाम है केजीएफ। केजीएफ का फुल फॉर्म ही यही था, कोलार गोल्ड जो हमारे फील्ड थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ये सोने के लिए फेमस है। कोलार जो गोल्ड फील्ड है ये आपके कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखेंगे।
तो इस पे बहुत तगड़ी एक मूवी आई थी ना, केजीएफ मूवी पार्ट 1 पार्ट 2। इनमें से कौन सी हिमालयी तंत्र की नदियां हैं? तो कौन सी हिमालयी तंत्र की नदियां हो जाएगी दिए गए विकल्पों में? तो भैया कावेरी तो नहीं होगी, दक्षिण भारत की नदी है। गंगा तो है। ब्रह्मपुत्र भी हिमालयी नदी तंत्र की नदी है। गोदावरी भी नहीं है, यानी कि 2 और 3 हो जाएगा केवल, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का जो सिद्धांत था, इसको देने वाले जो हमारे व्यक्ति थे, इनका नाम है, राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, ये हमारे दार्शनिक थे अगस्ट काम्टे। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का इन्होंने मूलतः जो सिद्धांत था उसको प्रतिपादित किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगस्त काम्टे दार्शनिक थे ये। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो कौन सा इनमें से अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है जो कि खत्म हो जाएगा, जिसका नवीकरण नहीं हो सकता? मतलब इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है? तो भैया देखिए, सौर ऊर्जा तो हमारा रिन्यूएबल है, वायु ऊर्जा भी है, बायोगैस भी है। पेट्रोलियम जो है अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा पेट्रोलियम। आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से क्लाउडिया गोल्डन को सम्मानित किया गया है। वह किस देश की निवासी है? तो क्लाउडिया गोल्डन को मिला भाई अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज, महिलाओं के श्रम बाजार में महिलाओं की जो संबंधित रिसर्च है उस पर मिला इनको। एंड ये हमारी अमेरिका से रिलेट करते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए। ऐसे मैं बात करूं, जो शांति का नोबेल मिला था भैया, ये हमारे नरगिस मोहम्मदी को मिला। शांति का जो नोबेल है ईरान की नागरिक को मिला है। ऐसे साहित्य की मैं बात करूं तो साहित्य का जॉन फॉसे को मिला, जो कि नॉर्वे के राइटर है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, देश पूछ लेता है, आपको याद रखना है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 16 सितंबर को। इनमें से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्रमुख यहाँ पे रीजन नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा ये बताना है आपने। पूंजी का संचय और टेक्निकल जो हमारा सुधार है ये तो होगा। जनसंख्या में परिवर्तन अगर होता है, देखिए जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है कहीं पे भी, तो आर्थिक विकास उससे होगा। विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों का श्रम विभाजन अगर किया जाए, ठीक है, यानी कि जो हमारे मैन पावर है उसको डिवाइड किया जाए अलग अलग क्रियाओं और गतिविधियों के हिसाब से, तो इससे भी आर्थिक विकास होगा। तकनीकविद और नौकरशाहों से कोई मतलब नहीं है इसमें, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है, जो कि एक प्रमुख कारण नहीं है इसका। ठीक है, कहाँ चलेगा, चलिए आगे बढ़ेंगे। रक्त में निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग होता है ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, नाइट्रेट। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो ये तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन से पेशवा के समय पिंडारियों का गठन किया गया था? तो पिंडारियों का दमन आपने पढ़ा होगा, हेस्टिंग्स ने किया था। पिंडारियों का गठन किस पेशवा के समय हुआ था? तो पिंडारियों का जो गठन किया गया था ये हमारा हुआ था किसके टाइम पीरियड पे? तो राइट आंसर है बाजीराव द्वितीय के टाइम पीरियड पे, ठीक है, बाजीराव द्वितीय। अगला देखिए, सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो दिए गए विकल्पों में ध्यान से देखिए, जो हमारे सुगम्य भारत अभियान है किसके लिए इसको शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था जो हमारे फिजिकली चैलेंज बंधु होते हैं, यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों से रिलेट करता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस झील में स्थित है? तो कैबुल लामाजाओ भाई भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको तैरता हुआ उद्यान कहा जाता है। और ये तैरता हुआ उद्यान लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, ठीक है, किस राज्य में? मणिपुर में। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो दिए गए विकल्पों में देखिए, नदी घाटी या बेसिन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो हो जाएगा, इसका भाई एनसीईआरटी के हिसाब से जो उत्तर होगा महानदी। मैं महानदी के साथ जाऊंगा, क्योंकि गोदावरी इसमें दिया गया नहीं है, तो महानदी के साथ ही मैं जाना चाहूंगा इसमें। बट फिर भी आप लोगों से मेरा अनुरोध है एक बार इसको चेक कर लेना, ठीक है, जहां तक मेरा अनुमान है महानदी सही उत्तर होगा इसका। किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो बताइए, भारतीय कौन सा भारतीय शासक है जिसको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? आपने प्रेस का मुक्तिदाता तो पढ़ा होगा ब्रिटिश शासन काल में। भारत में प्रेस का जो मुक्तिदाता है किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को, ठीक है, चार्ल्स मैटकॉफ।
लेकिन वहां पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भारतीय शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड राइट क्वेश्चन है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए इसका राइट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि देखिए एक हिसाब से ना जब तक भारत में महाजनपद चल रहे थे, उसके बाद एक संपूर्ण साम्राज्य को स्थापित जो किया प्रारंभ में मौर्य वंश ने ही ये काम किया था, तो इसलिए भारत का मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो देखिए ओडिशा की बात हो रही तो ओडिशा की सबसे बड़ी नदी जो है महानदी है, और इसी महानदी पर हीराकुंड बांध भी है। ठीक है, हीराकुंड जो बांध है इसी पर है। तो सबसे बड़ा डेल्टा ऑब्वियस सी बात है ओडिशा में कौन बनाएगी? महानदी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर संघर्ष की समाप्ति पर किसने कहा था पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है? तो देखिए जो चौथा आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ था, ये चौथा आंग्ल जो मैसूर था संघर्ष था, इसी में भैया क्या हुआ था 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। टीपू सुल्तान यहाँ पे मर जाता है, और उसके बाद जो वहां पे जो लीड कर रहा होता है हमारा, जो ब्रिटिशर्स लीड कर रहा था, इसका नाम है लॉर्ड वेलेजली। ये बोलता है कि पूर्व का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली जो कि खुद को बंगाल का शेर भी कहता था, क्या कहता था? बंगाल का शेर। ठीक है, टाइगर ऑफ बंगाल खुद को कौन कहता था? लॉर्ड वेलेजली। इनमें से कौन सा पेशवा के समय में शासन व्यवस्था के संचालन हेतु 12 परिषद का गठन किया गया था? तो देखिए शासन व्यवस्था के संचालन के लिए 12 परिषद स्थापित की, और इसको स्थापित करने वाला व्यक्ति थे माधव नारायण राव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माधव नारायण राव। जैसे शिवाजी ने किया था ना, शिवाजी ने भी प्रशासन को बहुत स्पष्ट रूप से चलाने के लिए क्या किया था? अष्ट प्रधान की स्थापना की थी, अष्ट प्रधान। तो उसी अष्ट प्रधान की तरह ही एक मान लीजिए ये 12 परिषद भी था। ठीक है, इनमें से कौन सी संधि अंग्रेजों को मराठाओं की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया? तो कौन सी संधि थी जिसने अंग्रेजों को जो मराठाओं की राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें इंटरफेयर करने का मौका दे दिया? तो ये संधि थी हमारी सालबाई की संधि। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सालबाई की संधि। और सालबाई की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1782 ईस्वी में। ठीक है, सालबाई संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में बनता है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को 2021-22 से कब तक के लिए बढ़ा दिया था? ठीक है, तो बढ़ा दिया था होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को एक्सटेंड किया गया 2021-22 से 2025-26 तक, अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया गया था इसको उस समय। तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 2025-26। कांग्रेस के सम्मेलनों पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है? तो ये स्टेटमेंट किसकी थी बताइए? कांग्रेस का जो सम्मेलन है केवल 3 दिनों का तमाशा है, ये बोला गया था भाई किसके द्वारा? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना पैक्ट पर साइन नहीं किए थे? तो कौन था भाई दिए गए विकल्पों में जिसने पूना समझौते या पूना पैक्ट पर साइन नहीं किए? तो राइट आंसर है इसका राजाजी सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और इनका उपनाम था राजाजी। और इन्हीं के नाम पे हमारे उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, और इन्होंने ही इस पे साइन नहीं किए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? आपको पता है दोस्तों, कॉमनवेल्थ जो राष्ट्रमंडल है ये ब्रिटेन द्वारा, जहां पर कभी ना कभी शासन रहा, गुलाम रहे जो राष्ट्र, उनका एक संगठन है। हालांकि कुछ देश अपवाद भी हैं इसमें। और कॉमनवेल्थ जो हमारे नेशंस होते हैं इन्हीं के मध्य में ये गेम होता है। और 2000 जो 22 के कॉमनवेल्थ हुए थे ये तो आपके हुए थे ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में हुए थे। और 2026 के जो कॉमनवेल्थ है इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी, अभी ऐसा प्रस्तावित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे, मूल्य वर्धित कर वैट लगाया जाता है। ठीक है, तो वैट जो था अब तो समाप्त हो गया, वैट वैट की जगह हमारा जो था वैल्यू एडेड टैक्स, इसको रिप्लेस किया भैया हमारा किसने? जीएसटी ने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ने। ठीक है, जीएसटी भी सेम वही है दोस्तों, जैसा मतलब उसका स्लॉट है उसी के हिसाब से टैक्स अप्लाई होता है। तो उत्पादन की अंतिम बिक्री से प्रत्येक स्तर पे जीएसटी और वैट जो है सेम लगता है। जैसे देखिए हमारा जीएसटी भी अलग अलग है, जैसे उत्पादन अगर हो रहा है एक, जो भी हमारे एक वेंडर है दूसरे वेंडर को अगर भेजता है तो वहां से अगर वो बेच भी रहा है तो वहां पे भी जीएसटी लगाएगा, और वेंडर उसको भेज रहा है जितना सामान उस पर भी जीएसटी होगा। यानी कि जीएसटी का भी सीन लगभग लगभग इसी प्रकार का है। ठीक है, तो वैट की बात करें तो वैट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादन की अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पे लगता है। हाल में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया? अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये 55 वाला क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है और एग्जाम में बन सकता है।
तो जयशंकर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति का अनावरण किया कहाँ पे? वियतनाम में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वियतनाम। रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले भारतीय थे जिनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, याद रखिएगा। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। इनकी रचना थी ना गीतांजलि, इसके लिए 1913 में मिला इनको नोबेल प्राइज। और ध्यान रखिएगा इनका जो उपनाम था वो था गुरुदेव। क्या नाम था इनका? गुरुदेव। इनमें से किस व्यक्ति ने रणजीत सिंह को छोटा नेपोलियन कहा था? तो रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह जो थे उनको छोटा नेपोलियन की उपाधि देने वाला जो व्यक्ति था, राइट आंसर हो जाएगा इसका विक्टर जैकोमोंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है, विक्टर जैकोमोंट ने ये कहा था। आनुपातिक कर प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो हमारी आनुपातिक जो टैक्स मेथड्स हैं उसके संबंध में एक कथन इसमें बिल्कुल सही है, वो बताना आपने कौन सा सही हो जाएगा। ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें देखिए आय के सभी स्तरों पर समान दर से कर लगाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आय के जितने भी स्तर होते हैं उस पर समान दर से टैक्स लगता है भाई, आनुपातिक कर प्रणाली में। ये बिल्कुल सही है। आय के सभी स्तरों पर कर की दर बढ़ती जाती है, ये गलत हो जाएगा। आय के सभी स्तर पर कर घटता है, गलत है, ये भी गलत है। तो केवल ऑप्शन ए जो है इसमें सही है। ठीक है, यानी कि आय के सभी स्तरों पर समान दर से टैक्स लगाया जाता है। पुरुष विश्व कप हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो जो पुरुष विश्व कप हॉकी का आयोजन हुआ था 2023 का, ये ओडिशा में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ओडिशा। ठीक है, आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताओ भाई, जितने क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ कमेंट कर देना सभी लोग, उसको कमेंट करके बताओ इसका विजेता कौन सा देश था। कई बार करंट अफेयर्स में मैंने रिवीजन करा दिया, विजेता और उपविजेता बताना मुझे कमेंट में। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद कौन सी होती है? तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आता है उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सबसे ज्यादा जो हमारा रेवेन्यू का हिस्सा जाता है ना, वो जाता है किसमें? केंद्रीय आयोजन व्यय में। तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं या जो अन्य काम चल रहे होते हैं उस पर सबसे ज्यादा व्यय किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीरो बेस बजट का प्रतिपादक कौन था? तो किसने भाई शून्य आधारित बजट का सिद्धांत दिया था या प्रतिपादक था? तो जीरो बेस बजट का प्रतिपादक था पीटर ए पॉयर नामक व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीटर ए पॉयर। यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला भाई मरणोपरांत जीना महसा अमीनी को। ठीक है, जीना महसा अमीनी ईरान की महिला थी जिनकी ईरान की धार्मिक कस्टडी में मृत्यु हो गई थी। और कुछ एलिगेशन ऐसे लगे कि इनको पीटा गया बुरी तरीके से, क्योंकि ये ईरान में महिलाओं के जो स्वतंत्रता है उसके लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रही थी। जो वहाँ पे आज भी आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा बाउंडेशन है महिलाओं के लिए, उनको ये खोलना चाहती थी, आवाज़ उठा रही थी। और जो वहाँ का ड्रेसअप है उसके खिलाफ भी ये गई थी। उसके बाद धार्मिक जो हमारी कस्टडी है उन्होंने इसको हिरासत में लिया और कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। और इनको यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2023 दिया गया है। और ईरान की ही महिला है नरगिस मोहम्मदी जिनको शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया है। उनका भी सेम सीन है, वो भी अभी जेल में थी। गरीबी मापन के लिए सन 2013 में गठित उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गरीबी मापन के लिए जो 2013 में एक समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे तत्कालीन सी रंगराजन जी को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी रंगराजन। अगला देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो हमारा नकद आरक्षण अनुपात होता है ना, अगर इसको जो हमारा बोलते हैं ना, यानी कि सीआरआर बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर सीआरआर को बढ़ा दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा तो इससे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो हमारी करेंसी की आपूर्ति है वो कम हो जाएगी, मुद्रा आपूर्ति इसमें घट जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब हाल में ही किसने जीता है? देखिए, जो जूनियर शतरंज चैंपियनशिप हुई थी 2023 की, ये जीतने वाले बने थे रौनक साधवानी जी। ठीक है, भारत के हैं रौनक साधवानी जी, इन्होंने जीता था जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023। वहीं सीनियर की मैं बात करता हूँ तो सीनियर का जो जीता था वो जीता था किसने? मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, मैग्नस कार्लसन जो है हमारे, इन्होंने जीता था। ठीक है, इन्होंने फाइनल में किसको हराया था? फाइनल में हराया था इन्होंने भारत के आर प्रज्ञानंदम को। ठीक है, आर प्रज्ञानंदम रनर अप रहे थे इसमें, जबकि जूनियर वाले में रौनक साधवानी जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। इनमें से कौन मेमोरी इनमें से कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है?
तो देखिए जो हमारी इनपुट मेमोरी है और आउटपुट डिवाइसेस जो हमारी लगती हैं, जो हम कनेक्ट करते हैं, इनको कंट्रोल करने का काम होता है सीपीयू का, दिए गए विकल्पों में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको देखती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा हाल में ही नेशनल आइकन के रूप में किसे चुना गया है? तो चुनाव आयोग के नेशनल आइकन बनाए गए हैं अभिनेता राजकुमार राव, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, राजकुमार राव। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीप नारायण नायक जी को, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दीप नारायण नायक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करंट अफेयर्स भी मैंने इंक्लूड किया, सेम मैं वही जो पैटर्न आपको बोला था कि पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे इसको तैयार किया गया है। देखिए जो हमारे दीप नारायण नायक जी हैं, ये वेस्ट बंगाल के निवासी हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल से रिलेट करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक ओएस नहीं है? विंडोज है, यूनिक्स है, लिनिक्स है। एमएस ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक एप्लीकेशन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला यूटी था हमारा, यूनाइटेड टेरिटरी। तो राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है भाई, एक तरफ समितियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके गठन का वर्ष दिया गया है। तो बताइए इसको सुमेलित कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए भाई इसमें पी के थुंगन जो समिति बनी थी, पी के थुंगन समिति बनी थी आपकी 1988 में, ठीक है, 1988 होना चाहिए, 1998 नहीं होगा, 1988 होगा, ठीक है, थुंगन समिति। अशोक मेहता समिति की बात करें तो अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में, ठीक है, यानी कि ए का हो गया 4, बी का हो गया 3, ठीक है। उसके बाद बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में, यानी कि सी का हो गया 1, और अब बच गया डी के पास 2। एल एम सिंघवी समिति बनी थी 1986 में, ठीक है, तो यानी कि 4 3 1 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 किस में है? ऑप्शन डी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो देखिए दिए गए विकल्पों में देखिए एक ऑप्शन इसमें हमारा डिलीट हो गया, ऑप्शन बी, जो कि है दादरा एवं नागर हवेली, ठीक है, दादरा एवं नागर हवेली, ठीक है। अब तो देखिए दोनों कनेक्ट हो गए, दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव, इनका दोनों को देखिए विलय कर दिया गया है, बट 2011 के अनुसार पूछ रहा है, तो आंसर अभी भी इसका क्या होगा? दादरा एवं नागर हवेली सही उत्तर है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार दादरा एवं नागर हवेली की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम रही थी, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एजेंडा 21 बहुत चर्चा में रहता है, आपने सुना होगा। हाल में देखिए कॉप का आयोजन फिर से कराया गया था, ठीक है, सम्मेलन जो कि दुबई में हुआ था, ये भी नोट कर लेना आप, हाल में ही दुबई में हुआ था ये। एजेंडा 21 की बात करें तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था? तो देखिए स्कंदगुप्त के टाइम पीरियड पर हुणों का आक्रमण हुआ था, और इसकी पुष्टि करता है, या स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, ये पुष्टि करता है कौन सा अभिलेख? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख इसको प्रमाणित करता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भीतरी स्तंभ अभिलेख। उत्तराखंड में राज्य में मंत्रियों की संख्या सर्वाधिक कितनी हो सकती है? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बोला जाता है कि भी किसी भी राज्य में या देश में टोटल जितने मेंबर होंगे, तो टोटल मेंबरों की संख्या का 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी, ठीक है। उत्तराखंड में अगर बात करते हैं तो 70% हमारे क्या है, 70 विधायकों की सीटें हैं, तो 70 का अगर आप लगाते हैं 15%, ठीक है, तो 70 का 15% कितना हो जाता है? लगभग लगभग ये होता है 15 सत्ते 105, ठीक है, ये हो जाता है आपका बट्टा 10, यानी कि 10.5 यानी कि 11, ठीक है। तो यानी कि मंत्रियों की संख्या उत्तराखंड में अधिकतम 11 हो सकती है, ध्यान रखेंगे। और मुख्यमंत्री इसमें एक हम जोड़ लेते तो फिर ये हो जाती है 12, तो उत्तराखंड में लगभग लगभग 12 मंत्रियों की संख्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन अभी बढ़ेगी उत्तराखंड की, तो बाद में जब परिसीमन होगा तो सीटें तो बढ़ेंगी, तो उसके हिसाब से 12 मंत्री अभी जो हमारे 70 के हिसाब से सिनेरियो 12 मंत्रियों का है, यानी कि इंक्लूडिंग सीएम, सीएम अलग से नहीं होगा, सीएम के साथ 11 मंत्री हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, टोटल 12 होते हैं। और जैसे 15 का टोटल है, ठीक है, 15%, यानी कि मान लीजिए किसी भी स्टेट में, मान लीजिए किसी स्टेट में 100 विधानसभा की सीटें हैं,
तो वहां पर मैक्सिमम 15 जो है लोग वो क्या बन सकते हैं, मिनिस्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये है इसका कहने का मतलब। किस स्थान को कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है? तो कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है द्वारा हाट को। ठीक है, द्वारा हाट में मंदिर समूह है बहुत से, इसलिए कुमाऊं का खजुराहो द्वारा हाट को कहा जाता है। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? तो देखिए, उत्तराखंड में जो पंचायती राज अधिनियम है, इसको लागू किया गया 4 अप्रैल 2016 से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 4 अप्रैल 2016। आगे बढ़ेंगे। रामनगर विधानसभा सीट किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो रामनगर की जो विधानसभा की सीट है, इसको रखा जाता है पौड़ी गढ़वाल सीट में। ठीक है, देखिए उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। ठीक है, 70 कौन सी सीटें हैं? विधानसभा की सीटें हैं, ध्यान से समझिएगा। एंड हमारे राज्य में 5 जो है लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो 70 विधानसभा में 5 लोकसभा की सीटें हैं, तो एक लोकसभा में कितनी विधानसभा सीटें होंगी? तो 70 भागा 5, यानी कि एक लोकसभा सीट में उत्तराखंड की 14 विधानसभा सीटें इंक्लूडेड होती हैं। यानी कि 14 विधानसभा सीटों पर एक लोकसभा सीट है उत्तराखंड में। तो यहां पर जब हम रामनगर को काउंट करते हैं, रामनगर है तो वैसे नैनीताल जनपद में, विधानसभा में ये सीट नैनीताल जनपद के अंतर्गत आती है, बट लोकसभा चुनाव के अंतर्गत परिसीमन के आधार पे रामनगर सीट को पौड़ी सीट में, जो लोकसभा की पौड़ी सीट है, उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो पौड़ी गढ़वाल इसका राइट आंसर है। सूरीधार बांध किस नदी पर बना है? तो लखवाड़ बांध हो गया, सूरीधार जो बांध हो गया, ये आपका यमुना पर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिनाई और मंजीरा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो बिनाई जो होता है, अभी ईओ एग्जाम में भी पूछा गया था, ये एक धातु या घन वाद्य है। ठीक है, धातु से निर्मित होता है। जितने भी फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जिनमें मुंह के द्वारा फूंक मारी जाती है, वो आ जाते हैं हमारे सुशील वाद्य यंत्रों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये हमारा उत्तराखंड है प्यारा। उत्तराखंड के पूर्व में यहाँ पे पिथौरागढ़ है, यहाँ पे चंपावत है, ये उधमसिंह नगर आ जाता है नीचे थोड़ा। और पश्चिम में हम देखें तो सबसे पश्चिम में हमारा प्यारा देहरादून। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। रम्माण उत्सव को कब विश्व धरोहर सूची में डाला गया था? तो रम्माण उत्सव जो कि चमोली में आयोजित होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। 2 अक्टूबर 2009 को इसको यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो हाल में एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, सब अधिनियम पढ़ लेना, उसमें मैंने आपको बताए भी थे कुछ अधिनियम। भारतीय संसद द्वारा जो जैव विविधता अधिनियम था, इसको पारित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दिसंबर 2002 में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 2002 में। हाल में ही उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो उत्तराखंड का नृत्य जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला, वो है छोलिया नृत्य। ठीक है, छोलिया नृत्य कुमाऊं का एक प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि युद्ध कौशल पर आधारित है। ठीक है, युद्ध कौशल पर आधारित है, इसमें कोई गीत नहीं होता, ध्यान रखेंगे। फूलों की घाटी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? तो फूलों की घाटी को विश्व स्थल घोषित किया गया था सन 2005 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2005। उत्तराखंड में पहली बार 16-17 नवंबर 2023 के बीच 4 दिवसीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाना प्रस्तावित है? तो 16-17 नवंबर में जो हमारा पक्षी महोत्सव हुआ, ये नई टिहरी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई टिहरी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल तो चमोली का है, बट चमोली अभी ऑप्शन में है नहीं। अब जो विकल्प हमको दिए गए उनमें देखना है चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या हरिद्वार। तो दिए गए कई विकल्पों में साफ पता चल रहा है हरिद्वार सबसे बड़ा है भाई इनमें। ठीक है, तो हरिद्वार का जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा हो जाएगा। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 23 सितंबर 2023 को किस महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया? तो ये इन्होंने किया था नंदा देवी मेला, नैनीताल वाले को राजकीय मेला घोषित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे। तिलारी कांड का संबंध उत्तराखंड में किससे है? तो तिलारी कांड या इसको रवाई कांड भी कहा जाता है, रवाई परगने में हुआ था ये। और ये आपका हुआ था 30 मई 1930 को। ठीक है, 30 मई 1930 को। उस समय ये रवाई परगना जो था टिहरी रियासत में का भाग था। तो टिहरी रियासत का जलियावाला भी कहा जाता है इसको, इसलिए। ठीक है, इस घटना को। और ये वन अधिकारों से रिलेटेड था, वन अधिकार वापस मांग रहे थे लोग अपने, तो इसी के संबंध में रैली हो रही थी वहां पे आजाद पंचायत की। ठीक है, और यमुना के तट पर था तिलाड़ी का मैदान, ये भी याद रखना आप। यहीं पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, चक्रधर जुयाल ने गोलियां चला दी। उत्तराखंड के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय या संवेदनशील है? तो कौन से जनपदों का समूह है जो भूकंप की स्थिति के अनुसार सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है?
तो दिए गए विकल्पों में देखिए ध्यान से देखेंगे, बागेश्वर और चमोली जो है भैया ये हमारे जोन 4 और जोन 5 के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे दोस्तों एक अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी इसरो के द्वारा उत्तराखंड का भूस्खलन में सबसे ज्यादा संवेदनशील जनपद किसे बताया गया था। तो रुद्रप्रयाग को सबसे ज्यादा भूस्खलन संवेदनशील जनपद बताया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य में संचालित स्वाधार योजना का संबंध किससे है। स्वाधार योजना रिलेट करती है महिलाओं से, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महिलाओं से। उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है। तो क्या शिवालिक जो श्रेणी है ये शिवालिक है, और शिवालिक के भी दक्षिण में बोल रहा है वो। तो शिवालिक के दक्षिण में यानी कि तराई के आसपास, तराई के ऊपर, तो तराई के ऊपर और शिवालिक के बीच में जो हमारा भ्रंश रेखा होती है इसको कहा जाता है HFT, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट, ठीक है। तो यानी कि हिमालयी अग्रभ्रंश हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से कौन सी जलवायु दशा पाई जाती है। तो भाबर जो क्षेत्र है यहाँ पर जलवायु की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको उपोष्ण जलवायु देखने को मिलेगी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपोष्ण जलवायु। वंदे मातरम योजना का संबंध उत्तराखंड में किससे है। तो उत्तराखंड में वंदे मातरम जो संबंध है वो है गर्भवती महिलाओं से, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड है, टीकाकरण से वैसे देखा जाए। कुमाऊं का बैरम खां के नाम से किसे जाना जाता है। तो कुमाऊं का जो बैरम खां है किसे कहा जाता है। जैसे बैरम खां ने संरक्षण किया था अकबर का, वैसे ही शिवदेव जोशी ने भी कुमाऊं के बहुत से शासकों का संरक्षक बने वो, इसलिए इनको कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है, ठीक है, शिवदेव जोशी इसमें राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में दर्ज की गई थी। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जनपद था 2011 के अकॉर्डिंग, ये था भैया हमारा उधमसिंह नगर, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उधमसिंह नगर। ज्यूला पैमाइश नामक भू व्यवस्था किस राजा के द्वारा शुरू की गई थी। तो ज्यूला पैमाइश जो भू व्यवस्था थी इसको शुरू किया था, राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रताप शाह, ठीक है, ऑप्शन बी प्रताप शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ भी प्रताप शाह ने किया था, ये भी याद रखना, अंग्रेजी शिक्षा का शुभारंभ कई बार क्वेश्चन बना है इसलिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में बनता है। चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब दिया गया। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी है भाई, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, और 1982 में हमारा भट्ट जी को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। ऐसे 2009 में ये अवार्ड दिया गया था दीप जोशी को, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, दीप जोशी, इनको 2009 में मिला था रेमन मैग्सेसे। औद्योगिक आस्थान सिगड्डी ग्रोथ सेंटर किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए इंडस्ट्रियल एक एरिया है सिगड्डी ग्रोथ सेंटर, और ये आपको देखने को मिलेगा कोटद्वार में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कोटद्वार में ये स्थित है। किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया था। तो उत्तराखंड में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्ट ये पारित किया गया था 2019 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2019। आगे बढ़ेंगे, रोजगार सृजन में उत्तराखंड कौन से स्थान में रहा देश में। देखिए ये तो भाई बहुत हाईलाइटेड एक करंट अफेयर था। तो उत्तराखंड का रोजगार सृजन में पूरे देश में जो स्थान रहा, दूसरे स्थान पे रहा, ठीक है, बहुत ही शॉकिंग था। लेकिन जो रिसेंट आंकड़े आए थे मार्च 2023 और अप्रैल 2023 तक के, उसमें ये बताया गया था कि आपका उत्तराखंड में रोजगार सृजन के मामले में, यानी कि रोजगार स्थापित करने के मामले में पूरे देश में दूसरा स्थान है उत्तराखंड का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं इसको बोलूंगा, और कंट्रोवर्शियल करंट अफेयर भी इसको मैं बोलूंगा। तो ये है भैया आपका पूरे 100 नंबर का मॉडल पेपर आर का। बाकी यार उत्तराखंड के कुछ करंट अफेयर आप देख लेना। बाकी एक इंपॉर्टेंट भाई नोट है, याद रखो, जो मैंने अभी आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ दिया है यूट्यूब पर, 9 वीडियो उसमें मैंने दिए हैं आपको, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का। और साथ ही उत्तराखंड करंट अफेयर्स के मैंने 6 वीडियो दिए हैं जनवरी से लेकर नवंबर तक के रिवीजन महाकुंभ में। तो ये करंट अफेयर्स की वीडियोस आप एग्जाम से पहले जरूर देख लेना भाई, जिनका भी एग्जाम है, ठीक है। इसके अलावा देखिए हाल में उत्तराखंड में एक बहुत बड़े लेवल पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो पक्का बनेगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे प्रस्तावित है, अगर पुराने में ही डाल दिया होगा करंट अफेयर में, तो देहरादून में हुआ था, FRI में, ठीक है, FRI परिसर में, याद रखना, FRI देहरादून में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, उद्घाटन इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, ध्यान रखेंगे। बाकी यार करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए आप लोग जरूर ये क्लासेस देखना, जिन्होंने देख लिया तो बढ़िया है, जिन्होंने नहीं देखी अभी तक तो वो लोग देख ले। मात्र 9 6 15 वीडियो में आपका जनवरी से लेकर नवंबर तक का नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और साथ ही उत्तराखंड करंट अफेयर रिवाइज हो जाएगा।
तो आप लोग इसको एग्जाम से पहले जरूर देख लेना है, ठीक है। बाकी यहीं पे मैं मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेशन को समाप्त करता हूँ। ये था भैया पूरे 100 नंबर का जीएस का पेपर, लगभग लगभग देखिए ये तो थोड़ा मैंने इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है, पर थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेगा पेपर, बट प्रैक्टिस जितनी करो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, कई बार सरल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार एग्जाम में आपका क्या होता है जीएस का पोर्शन सरल आ सकता है, रीजनिंग वाला टफ आ सकता है, तो हर चीज मतलब कह सकते हैं कि एग्जामिनर ने या एक्सपर्ट्स ने कैसे क्वेश्चन पिक किए हुए हैं उसी आधार पे भाई, पैनल के आधार पे पेपर का जो लेवल है डिसाइड होता है। बाकी आप लोग कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल अच्छे से पेपर दीजिए, आसानी से आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे प्री की, क्योंकि प्री में भैया आपका लगभग जो मेंस के लिए जाते हैं लगभग आई थिंक 15 या 16 टाइम्स आपके स्टूडेंट को लिया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। 15 to 16 टाइम्स इसमें होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो 16 गुना अभ्यर्थी भी लिए जाते हैं, तो बहुत अच्छा चांस रहेगा सभी का, आप लोग परेशान ना हो, बट अच्छी मेहनत से और डेडिकेशन से एग्जाम को देना है आपने। बाकी आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, जल्दी इसका एक मॉडल पेपर और दे दूंगा मैं आपको एग्जाम से पहले, जिससे एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो गाइस यार, ये मेहनत आपको पसंद आई है मेरी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया बट उसके बाद भी वीडियोस जो देखते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और नोटिफिकेशन ऑल में क्लिक कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। बाकी हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं बहुत से नोटिफिकेशन वगैरह शेयर करता हूँ, बहुत सी सूचनाएं और अन्य न्यूज़ वगैरह शेयर मैं करते रहता हूँ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो खुश रहिए, अपना ध्यान भी रखिए, जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कीजिए, मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।